very good morning to all of you. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आगे। आपको पता है जेई के एग्जाम चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जेई के एग्जाम जो चल रहे हैं, अभी जेई के जो पेपर हुए हैं उसमें जितना आपने अभी तक सिलेबस पढ़ लिया है सेंटर ऑफ मास तक, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरा मन कर रहा है मैं उन क्वेश्चंस को करा दूं। मैं भी 12th क्लास में तो वही क्वेश्चंस करा के आया कि किस तरह के क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं और हम उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे सकते हैं, क्या लेवल आता है उसका हमें आइडिया लग जाएगा। तो एक दो पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं उसके, ठीक है। कुछ आज कर लेते हैं, कुछ हम लोग कल कर लेंगे, बीच बीच में बाकी चीजें भी पढ़नी है हमें। कर लें सॉल्व आज एक दो पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं जेई के द्वारा, वो कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है, आखिर किस तरह का लेवल पूछा जाता है और हम किस तरह के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा। देखिए सबसे पहली बात जो है, पहला क्वेश्चन जो जेई के पेपर में कल जो पेपर हुआ था उसमें आया है, डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी है जी। अब सोलर कांस्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जी क्या हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बस आपको डायमेंशन निकालनी है, एनर्जी की पुट कीजिए, टाइम की पुट कीजिए, एरिया की पुट कीजिए, आंसर इज रेडी। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है M1 L0 और T3, और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है M1 L1 T-3। करिए, आप कर सकते हैं, आप इसको बहुत आसान है, M0 L0 T3। और चौथा ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है M1 L2 T-3, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर हम इसको पुट करते हैं सबको, तो एनर्जी इज व्हाट, आंसर बी निकाल दिया बच्चों ने, सही बात है, बिल्कुल आंसर बी आएगा कि ए आएगा, ध्यान से देखो पहले, ऐसे नहीं। ML2 T-2, टाइम का T होता है, एरिया होता है L2, तो 2 से L2 बेटा कैंसिल आउट हो गया। दिस आंसर इज व्हाट, M इंटू में L0, ठीक है, ML0 और T अपना क्या आ जाएगा, T will be -1 -3 दिया था, सॉरी -3 दिया हुआ, तो दिस विल बी -3, दैट इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा जाता है, सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, समझ आ गया, वेरी इजी, कुछ नहीं करना, डायमेंशन पुट करने को भी आसान बनी। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है कि भाई हमारे पास ना यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक है। हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, इस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक है और हमसे कहा जाता है कि ऊपर वाले ब्लॉक का जो मास है वो 1.9 kg है, ठीक है। और यहाँ से सामने से एक बुलेट आ रही है, बुलेट जो गन से फायर की गई है, और बुलेट जो है वो 0.1 किलोग्राम की है। हमने कहा ठीक है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करती आ रही है, कांस्टेंट स्पीड है जी 20 मीटर पर सेकंड। वो जाके इस ब्लॉक पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाती है। क्वेश्चन बोला गया है ये स्ट्राइक कर रही है और ये ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो गई है, ठीक है, और एम्बेडेड हो गई है। और उसके बाद कहा जाता है कि ये ब्लॉक जो है यहाँ से नीचे गिर जाता है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ से नीचे गिर जाता है, बुलेट इसमें एम्बेडेड है। तो पूछ रहा है जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है ना, क्वेश्चन नहीं देता हूँ मैं बता रहा हूँ, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो पूछा जा रहा है कि उस वक्त स्ट्राइक करते वक्त ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, स्ट्राइक करते वक्त कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इट्स वेरी इजी, हमें पता चल गया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए वर्क एनर्जी को। नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वो मूव नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। हमें लगाना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, W इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा K, ये लगाना चाहिए। अब यहाँ W इज इक्वल टू डेल्टा K निकालिए,
कितना होगा जी? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि जब ये बुलेट इसमें एम्बेडेड हुई, एम्बेडेड होने के बाद जब ये दोनों चले, तो जब ये यहाँ से चले तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ठीक है, जब स्ट्राइक होंगे तो फाइनली हमें जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो मिल ही जाएगी, लेकिन हमें उससे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जब ये ब्लॉक यहाँ से नीचे की तरफ गिरा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। v कौन सी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो कितनी होगी जी बताएं जरा। उसके लिए हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM, कि मोमेंटम इज कंजर्व, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं आई है। दो ही चीज लगानी होती है, एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व लगाएंगे, ठीक है, कि जब ये 0.1 किलोग्राम की बुलेट जो है 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, उस वक्त ब्लॉक रेस्ट पे था। ब्लॉक और बुलेट के बीच में फॉर्मूला लगाना है जी। ये जा रहा है पी इनिशियल मतलब 0.1 इंटू 20 मास इंटू वेलोसिटी, किसका मोमेंटम है ये? बुलेट का। प्लस 1.9 इंटू जीरो, ये किसका मोमेंटम है जी? ब्लॉक का। जीरो क्यों किया? क्योंकि वेलोसिटी उसमें नहीं थी तब तक जब तक बुलेट उस पर जाकर हिट नहीं हुई थी। तो इनिशियल मोमेंटम लिखा पूरे सिस्टम का। इनिशियली सिर्फ बुलेट के पास मोमेंटम है, ब्लॉक के पास नहीं है, नहीं भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। फाइनली क्या है जी? फाइनली दोनों एक ही हो गए। बुलेट जो है ब्लॉक में घुस चुकी है, दोनों एक ही हो गए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं, तो दोनों का मास कितना हो गया? 1.9 प्लस में 0.1। समझ रहे हैं वैल्यूज कैसी दी गई है ताकि ऐड करने के बाद कैलकुलेशन आसान हो। तो 1.9 प्लस 0.1 ये हो गया हमारा फाइनल मास। अब जब दोनों एक साथ, बुलेट जो है इसके अंदर ही है, तो दोनों एक ही सिस्टम बन गया और दोनों एक साथ v वेलोसिटी से गिर रहे हैं, तो दैट फाइनल वेलोसिटी इज v। यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी अपनी, v विल बी इक्वल टू, जैसे बच्चे ने नीचे बताया, कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। बस खत्म बात। अब v 1 मीटर पर सेकंड आ गया, तो बस यहाँ पे जो है कर दीजिए। सर ये उसकी डाटा गिवन है अपने को, और कोई डाटा क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ गिवन है? नहीं जी, और कोई डाटा नहीं गिवन है। ठीक है, गिवन है जी जो चाहिए था हमें। हमें इस ब्लॉक की हाइट गिवन है 1 मीटर। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, इस ब्लॉक की हाइट गिवन है हमें 1 मीटर, कि 1 मीटर नीचे गिरना है। क्योंकि हाइट नहीं पता होगी कितना नीचे गिरना है, तो हम लोग वर्क डन नहीं पुट कर पाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि जब ये ऊपर था तो इसके पास दो एनर्जी थी, एक mgh और एक हाफ mv स्क्वायर। नीचे आया तो mgh जीरो हो गई, बची क्या? ओनली काइनेटिक, वो भी कितनी? डाउनवर्ड जाने पर मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से टकराया तो डाउनवर्ड पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगी वो आएगी हाफ, जो मास गिरा है मास इंटू में v डैश का स्क्वायर। हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी कितनी वेलोसिटी से वो टकरा रहा है, हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? वर्क डन क्या हुआ है? mgh, ग्रेविटी ने वर्क किया है, इज इक्वल टू, उससे क्या हुआ जी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया जी। फाइनल कितनी है वही तो निकालनी है। इनिशियल कितनी थी जी? इनिशियल थी हाफ, इनिशियल मास इंटू में वेलोसिटी जिससे हुई थी उसका स्क्वायर, वो वेलोसिटी हमने निकाल ली है। बस समझ गए बात को? थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन अब पेपर में करेंगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो आंसर जो है वो 2 इंटू में g इंटू में h, मतलब कितनी हाइट से गिरा था? 1 मीटर से, है ना। और साथ में आप समझ के के माइनस में हाफ इंटू में व्हाट इज मास जो गिर रहा है नीचे, दैट मास इज हाउ मच? 2। 1.9 प्लस 0.1 इंटू में v का स्क्वायर, दैट इज 1। आंसर इज रेडी। आंसर इज व्हाट? आंसर इज 21 जूल। ठीक है, 21 जूल था इसका आंसर था। चार ऑप्शन थे, 11, 21, 25 एंड 30। पहला ऑप्शन यानी कि आत्मा जो कि 11 जूल था, दूसरा ऑप्शन यानी कि भूतनी जो कि 21 जूल था, तीसरा ऑप्शन यानी कि चुड़ैल जो कि 25 जूल था, चौथा ऑप्शन यानी कि डायन जो कि 30 जूल था। ठीक है, हम जीत गए, भूतनी का करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको क्या पूछा गया। पहले में जाते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों के साथ, कोई मुश्किल नहीं पूछा, कुछ भी बड़ी चीज नहीं पूछी, दो फॉर्मूले लगाने
नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया था, इसका पेज देखना है किसी ने, 30 डिग्री के एंगल पर ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन था। अच्छा जी, रफ इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास 30 डिग्री के एंगल पर था। फिर हमसे ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यहाँ पे ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है हमारा v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाता है। v0 वेलोसिटी से हम इसको ऊपर की तरफ भेजते हैं और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि ये जब ऊपर जा रहा है आफ्टर सम टाइम, ये ऊपर ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम टाइम फ्रॉम v0, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। मतलब ये पहले ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया, और जब वापस नीचे आया है तो हमसे कह रहा है नीचे आते वक्त वेलोसिटी जो थी उसकी इस पॉइंट पर वापस आते वक्त v0/2 हो गई, और g इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है गिवन भी है। और हमसे कहा जाता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जाते हुए हमने इसको v0 वेलोसिटी दी थी, ये ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे आ रहा है, जब नीचे इस पॉइंट पर पहुंचा है तो हाफ वेलोसिटी रह गई है, हाफ जो है वो लॉस हो गई है इसकी वेलोसिटी, बिकॉज फ्रिक्शन प्रेजेंट था तो एनर्जी कंजर्व तो हुई नहीं, फ्रिक्शन प्रेजेंट था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थी तो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो गई है, तो वापसी आते वेलोसिटी v0/2 हो गई है। तो बताना है, बताइए कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। ऑप्शन आपके हैं 0.15, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज हाउ मच 0.35, ऑप्शन सी इज हाउ मच 0.75, ऑप्शन डी इज हाउ मच 0.80। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें जो आंसर जो है वो निकालना है जी। ठीक है, तो हाउ कैन वी फाइंड, ये डाटा गिवन है हमें, तो बहुत इजी है, तो कुछ करना ही नहीं है। पहली बात तो ये पहले ऊपर गया, फिर वापस कहाँ आया, नीचे आया। तो जब पहले वो नीचे से ऊपर गया, मान लो ये ए पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से ये चला है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, और जहाँ तक इसने जाना है वो बी पॉइंट है। जब ये ए से बी गया होगा तो क्या किया होगा जी, ए से बी जाते वक्त एक्सलरेशन क्या होगी बताएं, एक्सलरेशन क्या होगी, एक्सलरेशन ए से बी जाते हुए एक्सलरेशन होगी जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30, है ना। यही फॉर्मूला होगा एक्सलरेशन का, अपवर्ड जाते हुए एक्सलरेशन a1 है, कितनी होगी जब ये ऊपर जा रहा है, तो जी साइन थीटा भी नीचे, वो तो लगता ही नीचे है, और फ्रिक्शन भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो भी नीचे है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। तो जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30, यानी कि वी कैन से दैट g/2 प्लस में म्यू g√3/2, ये इसकी ऊपर जाते वक्त एक्सलरेशन है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर जाके ये स्टॉप हुआ होगा तभी नीचे आया होगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। मान लो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, तो एस जाने में एस आने में, तो ऊपर जाते वक्त ये जब स्टॉप हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, u²/2a। u मतलब जो वेलोसिटी आप उसको दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, y में 2 इंटू में क्या उसकी एक्सलरेशन। किससे आता है ये फॉर्मूला, याद कीजिए, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, है ना। ए मतलब रिटार्डेशन, अगर वो स्टॉप हो रहा है तो, और यहाँ से v मतलब फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आता था, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू u²/2a, वी नो वेरी वेल। बस स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट लगा दीजिए जी। मतलब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक चीज क्लियर है, इसमें सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है, जितना डिस्टेंस जाते हुए ट्रैवल हो रहा है ए से बी, उतना ही वापस आते हुए ट्रैवल हो रहा है। तो जाने वाला डिस्टेंस और आने वाले डिस्टेंस की इक्वेशन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने, और दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, ए से बी की और बी से ए की। अब एक ऊपर जाते वक्त, एक नीचे आते वक्त सिर्फ एक्सलरेशन जो है वो चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। ऊपर जाते वक्त ए से बी u²/2a1, ठीक है, u²/2a1, u मतलब कितनी वेलोसिटी थी, v0² में 2 में a1 मतलब क्या, g/2, g को 10, g को लिखो 10, तो 10/2 यानी कि 5,
प्लस में 5√3 म्यू, है ना, जी को 10। अब नाउ फ्रॉम बी टू ए, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सपोज कीजिए। अब बी से ए वापिस आ रहे हैं नीचे, नीचे जब वापिस आएंगे तो भी यही होगा हमारा, क्या होगा जी, डिस्टेंस तो यही है, फॉर्मूला रहेगा u²/2a, नीचे आते वक्त वेलोसिटी है v0/2, फॉर्मूले सेम रहते हैं, चाहे इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी, बता रखा है मैंने आपको। कितनी वेलोसिटी से वेलोसिटी तो नीचे जा रहा है v0/2, उसका स्क्वायर बाय में 2 इनटू में उसकी एक्सेलरेशन। कितनी होती है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जाते हुए, डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, जब ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा तो जी साइन थीटा होगी नीचे, पर फ्रिक्शन होगा उसके अपोजिट में, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी, आपको पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं इसका, डिराइव भी कर चुके हैं। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी, पिछली बार ऊपर जाते हुए दोनों को ऐड किया था, अब की बार एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, एक में से दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा क्या अपने पास, जी साइन, एक्सेलरेशन पुट करने की, ये आएगा अपने पास जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30, ऊपर जाते प्लस प्लस करेंगे, नीचे आते माइनस करेंगे, तो ये अपना कितना हो गया, जी साइन 30 मतलब g/2 माइनस में हो गया, सेम ही बना वही वाला, बस माइनस का आगे डायरेक्ट लिख दूं, वो कितना आया था 5 प्लस ये आएगा 5 माइनस 5√3 इनटू में क्या म्यू आएगा, क्यों, ठीक है। अब बस ये a2 आ गया अपने पास, इसको उठा के यहाँ पुट कीजिए। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला था u²/a1 में u²/2a1 में a1 पुट कर दिया, u²/2a2 में a2 पुट कर दिया, बस। u अलग अलग था, जाते वक्त u v0 था, वापिस आते वक्त जो वेलोसिटी है वो v0/2 है, ठीक है। मतलब जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी 0 है, आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फॉर्मूला तो सेम ही बनेगा ना भाई। तो हमारे पास क्या है, v0²/4 इनटू में क्या 5 माइनस 5√3, बस बेटा दोनों को कंपेयर कर दो, कुछ नहीं करना, सेम चीज हमने भी करी थी वहाँ पे जब चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इज इक्वल टू कर दीजिए सेकंड, और हमारा आंसर जो है वो ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा अपना √3/5, सही लिखा राघव जी, √3/5 आंसर आएगा, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, √3/5, √3 हमारा 1.732 होता है, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 0.35 विल बी द आंसर, बी इज करेक्ट, ठीक है। 0.35 विल बी द आंसर। नाउ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो जेई ने पूछा हुआ है, मैंने आपको कल वाला पेपर कराया है, अभी बाकी क्वेश्चन जो है आपके इसके नहीं है इसके अंदर, तो 12th क्लास से है या बाकी अलग चैप्टर से है, किसी और पेपर में चलते हैं, किसी और पेपर को नहीं है, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें नहीं है हमारे क्वेश्चन देंगे, जी थर्ड पेपर निकालते हैं 2 सितंबर का, इसके अंदर बिल्कुल एक क्वेश्चन मिल रहा है, इसके अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि इफ व्हाट, वही सिंपल सी बात है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, इफ एरिया ए टाइम टी एंड मोमेंटम पी, तीन चीजें पूछी, एरिया ए टाइम टी मोमेंटम पी आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज are assumed to be
फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप समझ गए, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना है और हमसे कहा जा रहा है क्या करिए, डायमेंशन निकालिए किसकी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। जी, डायमेंशन निकालने है किसकी, एनर्जी की। देन फाइंड इजीली, कोई इशू नहीं है, कुछ बच्चों ने शुरू कर दिया होगा करना इसको सॉल्व। मतलब एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एरिया, टाइम, मोमेंटम, पावर, ए बी सी। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ी हुई हैं हमने, मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ए बी सी शायद इससे ज्यादा टिपिकल पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है, बस आप समझ गए, आप सबकी डायमेंशन पुट करनी है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें निकालनी आती है भैया, मुझे कहना ना पड़े। इधर डायमेंशन आएगी ml2t-2, इधर एरिया की डायमेंशन आएगी L2 पावर A, इसकी आएगी B, टी की, और ये हमारा जो है मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mlt-1, पावर आएगी C, कंपेयर द पावर एंड गेट द आंसर। कितना आ रहा है, m की पावर C, L की पावर 2A प्लस C, और T की पावर आ रही है क्या, D, है ना, माइनस C, m1 L2 T-2। बस आगे आंसर C इज इक्वल टू, तो 1 है दिख रहा है अपने को, 2A प्लस C को इक्वेट करूंगा 2 से, तो मेरा A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब मैं B माइनस C वाली जो T की पावर है उसको लिख लूंगा -2, तो अपना जो है बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे से पहले तुम निकालोगे इसे। ठीक है, और B आएगा बेटा कितना अपना माइनस में 1, तीनों पुट कर दो। व्हाट विल बी द डायमेंशन, एरिया की पावर A यानी कि हाफ, टाइम की पावर B यानी कि -1, एंड मोमेंटम की पावर C यानी कि कितना आएगा 1। दैट इज द आंसर एंड दिस इज ऑप्शन C इज करेक्ट, सी ऑप्शन था इसका। बहुत सिंपल, देखो फ्री फंड के मार्क्स हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली इन चीजों को करा जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने 12th के भी कराए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, तुमसे भी आसान थे वो, तो तुम्हारे भी बहुत आसान है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताऊं, बहुत इजी, 4 नंबर मिल गए, 4 नंबर, 4 नंबर तो बहुत होते हैं भाई, ऐसे ऐसे 4 4 नंबर मिलेंगे तो मजे ही आ जाते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी हुई है, वहां जाके अगर आप नर्वस नहीं हो रहे हैं तो बहुत सही आपको जो है 4 मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए मेरी बात, अब ये यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं आपको, एक, ठीक है, दूसरा ग्राफ, मैं 4 ग्राफ बनाता हूँ, मुझे बताइएगा विच इज द करेक्ट ग्राफ, कौन सा वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट y और x के बीच का ग्राफ है जी, ठीक है, किसका है बताता हूँ, y और x के बीच का ग्राफ। y और x के बीच के दो ही तरह के ग्राफ आपने पढ़े हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी है, पैराबोला भी है। आपसे कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल था जी, चार्ज पार्टिकल था और उसको जो है हमने यहाँ पर किसी हाइट से v वेलोसिटी देके प्रोजेक्टाइल मोशन बना के उस चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका, उस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या फेंका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, प्लस क्यू चार्ज है। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 12th में पढ़ोगे आप, लेकिन आपकी क्लास से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट करता था तो मैंने यहाँ करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है, बिना फेवर लगाती है जी, और नीचे की तरफ जो था वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, वो थी जी। चार्ज का अपना मास है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है q इंटू ई। तो दो फोर्स है जी। हमारे प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती थी, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मास पर फोर्स नहीं लगती थी, बस उनकी वर्टिकल में लगती थी, तो हम कहते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, और वर्टिकल वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग बाय द रेट ऑफ 9.8। पर यहाँ पर देखें तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मतलब दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगी क्यू ई बाय एम, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है जी।
मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स में भी बढ़ेगी, वाई में भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। आएगा तो ऐसे ही गिरता हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल भी होगी। तो पूछ रहा है व्हिच वन इज द करेक्ट ग्राफ फॉर द वाई एंड एक्स। स्ट्रेट लाइन होने से ना खत्म बात, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता था। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन नहीं है। व्हिच वन इज करेक्ट? नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे सबसे पहली बात हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ जो है हमारे, हमें पता है कौन से हैं। या तो हमारा आंसर सी आने वाला है या हमारा आंसर डी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बी में तो क्या हो रहा है, या तो सी आएगा या डी आएगा। देखते हैं कौन सा हमारा जो है वो आंसर आएगा। हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की अगर बात करूँ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की, तो वो कितनी है जी? अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज क्यू ई बाय एम, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू और नॉट। क्यू चार्ज कांस्टेंट रहता है, जो चार्ज जो है वो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोली गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। हालांकि ये पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन मैंने फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहा। मास इज आल्सो कांस्टेंट, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जी भी हमेशा कांस्टेंट होती है। जब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, वर्टिकल कांस्टेंट, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमारे पास, बताओ जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो विच ग्राफ इज करेक्ट? वेलोसिटी बढ़ रही है, बताएं। वेलोसिटी बढ़ रही है तो कौन सा पैराबोला लूं, सी या डी? सी में तो यहाँ पे मेरी स्लोप कम होती जा रही है। स्लोप मतलब कम हो रही है, तो फिर तो गड़बड़ है। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। तो दिस ग्राफ इज करेक्ट। कंटीन्यूअसली थीटा इज व्हाट? इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है यार। उल्टा सीधा कटोरा, उल्टा नहीं सीधा कटोरा, याद आ गया होगा, मैंने सबको याद कराई थी चीजें, बस गुड। इतनी सी बात थी, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा है जी वहाँ पे हमारे से कि कौन सा ग्राफ आएगा। और करते हैं आगे। डी में स्लोप कम हो रही है, सी में स्लोप बढ़ रही है। नोट कर दीजिए, अगला फिर हम देखते हैं। थर्ड स्लाइड देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन हो रहा है रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है वो क्या आया हुआ है? ठीक है, 12th आसान आई हुई है और 11th भी आसान है थोड़ी सी। आपका लॉजिकल चीजें हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिस बहुत लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो। इट्स वेरी इजी। हमसे कहा जाता है ट्रेन थी जी, ये डायग्राम गिवन है जी साथ में, और एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन जो है इधर नीचे की तरफ बी है, उन्होंने दिया हुआ है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में। एक जा रही है राइट हैंड साइड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरी ट्रेन जो है बी, ये हमारी ए है, ये हमारी बी ट्रेन है, वो इसके अपोजिट जा रही है। वो जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दैट इज बी ए एंड दैट इज बी बी। 72 मतलब अपना 5 बाई 10 से करते हैं तो 20 आ जाता है, 20 मीटर पर सेकंड, है ना? 20 मीटर पर सेकंड। वो 36 था तो 10 था, 70 तो 2 है, 20 होगा। और कह रहा है एक पर्सन है ट्रेन ए के अंदर। एक पर्सन ट्रेन ए के अंदर जो है भाई, वो ना हमसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, एक पर्सन ट्रेन ए में वो लेफ्ट जा रहा है।
और लेफ्ट जो जा रहा है वो जा रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। किसके? वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वीएमटी के बिना में। ठीक है, कौन सी ट्रेन होगी? ट्रेन ट्रेन ए, वीएमए गिवन है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जाता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी। एक ऑब्जर्वर ट्रेन बी में है, उस ऑब्जर्वर को वो आदमी कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जर्वर जो है ट्रेन बी में होगा उसे उसकी एक्चुअल वेलोसिटी नजर नहीं आएगी, रिलेटिव नजर आएगी। बताओ कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी? सबसे पहली बात यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्शंस मैटर करती है। हम बी ए को लिखते हैं प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। बीबी को क्या लिखें भाई? बीबी को लिखेंगे हम लोग कितना? माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज माइनस का 1.8 था ना, तो माइनस का 1.8 इंटू 5 बाई 18 कर दूं तो दिस विल बी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए मैंने माइनस क्यों लगाया? कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव के अलावा अपोजिट वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए, इट मींस टू से दैट इज द, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रेन ए जो है वो राइट में जा रही, ध्यान रखिएगा, और मैन जा रहा है लेफ्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो गिवन होती है जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे जी? दोनों की वेलोसिटी आपस में ऐड करेंगे। बी एम, मैं क्या करूँ? तो उस तरीके से नहीं करा तो सिंपल करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हाँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी देखनी है ना अपने को, यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये अपने को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कैन आई रिटन एज बाय दिस वे, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to train A plus velocity of A with respect to B। क्या लिखा मैंने, समझे आप? अरे क्या कर रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पहले हम इसकी वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में वो निकाल लेते हैं कितनी है, और फिर हम इस A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कितनी है वो निकाल लेते हैं। बी वाला पर्सन ए वाली ट्रेन को देख रहा है, ए के अंदर एक व्यक्ति है, उसकी ए वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी है। नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, अगर आप उसको सॉल्व करें आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्ट लिख दी मैंने, समझो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी एम माइनस वी ए, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट वी ए माइनस वी बी। ये लिखते होते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट वी ए माइनस वी बी, जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। उससे पहले मैंने ऐड वैड की बात बोली थी ना, वो मैं अलग तरीके से करना चाह रहा था, छोड़ दो, इस तरीके से करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब ये हो गया। आप इक्वेशन को सोल्व कर दो, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा। एलएचएस का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या फॉर्मूला होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज v ऑफ मैन माइनस v ऑफ b। तो यहाँ से v ऑफ मैन माइनस v ऑफ b ही बचेगा, va तो हट जाएगा। आई कैन सी दैट मैं दो इक्वेशंस को ऐड करके वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू b निकाल रहा हूँ, यही है ना? अरे v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू b होगा vm माइनस vb, तो यही आएगा। अब आप देखो, ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था, इसको निकालने की जरूरत तो है ही नहीं। कितना गिवन था? माइनस का 0.5 प्लस में वी ए, ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी गिवन थी 10 थी ना आपको, 10 ये ऊपर वी ए 10 है, माइनस में वी बी कितना है? 20 है। योर आंसर इज रेडी। ठीक है, माइनस में वी बी माइनस 20 है, सॉरी मैंने इसलिए पहले ही कुछ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ऐड ही जाते हैं एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। पहले मैं यही कहना चाहता था, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से करें तो अपने आप प्लस हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अपने आप ऐड होगी। बस हमारा आंसर रेडी है जी, खत्म बात। आंसर इज हाउ मच? 0.5 माइनस का प्लस का कितना? 30। ठीक है, और दैट आंसर इज व्हाट? 29.5 मीटर पर सेकंड। दैट वाज द ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑप्शन 32 था, सेकंड ऑप्शन 29.5 था,
थर्ड ऑप्शन 32.5 था और फोर्थ ऑप्शन 28 था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर बात करें, नोट हो गया ना, वो ना समझ में आ गई बात क्या है। तो मैं क्यों लिख रहा था ये वाली इक्वेशन ऐसे, वी मैन विद रिस्पेक्ट टू वी इज दिस, क्योंकि इसको जब सॉल्व करता हूं मैं तो वही निकल कर आता है क्या, वी मैन विद रिस्पेक्ट टू वी मतलब वी एम माइनस वी पी। तो ये तो पूरा मुझे गिवन ही उठाइएगा, वी ए भी गिवन था, वी बी गिवन था, सारी गिवन। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमसे कहा जाता है कि हमारे पास ना एक क्या गिवन है, एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पर, वो ब्लॉक जो है ये पॉइंट ए है, क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉइंट बी है, और वो ब्लॉक जो है वो जो है वो स्लाइड स्लिप करता हुआ आ रहा है, स्लाइड करता हुआ आएगा यहाँ से, जब उसको हम रिलीज करेंगे वो स्लिप करता हुआ आएगा, ऑब्वियसली बात है उसकी एक्सेलरेशन होगी जी साइन थीटा। अब उसके बाद हमसे ये कहा जाता है कि जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो वो रेस्ट पे आ गया, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो रेस्ट पे आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। अब आप समझ गए, मुझे कुछ कहना ना पड़े, सारे क्वेश्चन आप करके लाए हैं। इनिशियल भी जीरो है जी, फाइनल भी जीरो है जी। अच्छा जी, ये एंगल कितना है, ये एंगल है जी हमारा कितना, थीटा। ठीक है, और ये लेंथ आपको दे दी क्वेश्चन में, दिस लेंथ इज 3L, कितनी लेंथ दी है पूरी, 3L। तो 3L लेंथ हमें ये दे दी है, चलो जी अच्छी बात है। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होगा ही, तभी वो जाके नीचे स्टॉप हो गया। जैसे ही बॉटम पे पहुंचा, पहुंचते रुक गया, मतलब उसके पास यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई थी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसकी थी वो रास्ते में लॉस हो गई। काइनेटिक एनर्जी किसने लॉस कर दी, वो लॉस हुई फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फ्रिक्शन की वैल्यू है के टेंजेंट थीटा, बोल रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, के टेंजेंट थीटा। ठीक है, और फिर हमसे क्या कहा जाता है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालनी, और कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, बताओ कि वैल्यू ऑफ के क्या आएगी। अब वैल्यू ऑफ के निकालनी है अपने को, कैसे निकालें भाई, सिंपल सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ लेना तुम कौन सा मामला, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है ऊपर से नीचे गिरते हुए। एक ही तरीका समझ में आ रहा है मुझे इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम अब की बार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। कौन कौन सी फोर्स ने वर्क किया डाउन बढ़ाने में, कौन कौन सी फोर्स ने वर्क किया, एक वर्क किया किसने, एम जी एच हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है सर, ग्रेविटी तो लगी है। अब बॉडी एक्स हाइट नीचे आए तो वर्क डन क्या होता है, एम जी एच नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय बॉडी, कोई भी पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आल्सो देयर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसका वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि जब बॉडी नीचे आ रही है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 होगा। बॉडी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180, फ्रिक्शन का फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होता है, वी नो वेरी वेल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन लिख देते हैं, दो वर्क डन हो रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, जीरो प्लस जीरो जीरो। बस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एम जी एच और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो होती है फ्रिक्शन की फोर्स, वो भी माइनस का वर्क डन, तो नेगेटिव लगा देता हूँ यहाँ पे। और एन2 में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी करा रखी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, डिस्प्लेसमेंट है कितनी दे रखी है अपने को, 3L दे रखी है, एल दे रखी है, एक मिनट देख लेते हैं, एल लेंथ दे रखी है, एल, सॉरी एल नहीं दे रखी है। तो लेंथ इज हाउ मच, एल म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एल। ठीक है, बस
खत्म हुआ, इज इक्वल टू में क्या 0, एच पुट करो, एच क्या आएगा, कुछ और भी गिवन है क्वेश्चन में, एच क्या आएगा जी, हाँ जी करिए, हाँ हाँ निकाल दीजिए क्या आएगा, एच परपेंडिकुलर है इसका, हाँ एल साइन थीटा ही है। सॉरी थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, क्या दिया था, टोटल लेंथ तो 3L है, टोटल लेंथ 3L है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वो ओनली नीचे वाली L लेंथ में है, फ्रिक्शन ओनली L लेंथ में, कोई बात नहीं, बताइए टोटल लेंथ, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, जो हमने एनर्जी में पहला क्वेश्चन ही किया था, टोटल लेंथ तो हमारी जो है वो हमने बस वहां पे x1 x2 डिस्टेंस लिया था, तो फ्रिक्शन जो L लेंथ तक लग रहा है और टोटल लेंथ 3L है, तो हाइट हो जाएगी 3L इंटू साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कॉस हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, बस कोई इशू नहीं है। एम जी एच मतलब 3L साइन थीटा, कितना नीचे गिरा, माइनस फिर फ्रिक्शन जो लग रहा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो सिर्फ एल लेंथ तक का, इनटू में एल इज इक्वल टू 0, बस यहाँ से आप जो है समझ गए, एम जी तो गया, एल भी गया, क्या है जी ये 3 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, यानी कि आई कैन से दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज व्हाट, tangent theta is equal to mu by 3, put the value of mu, वो दे रखी है ऊपर कितनी, k tangent theta, y में 3, tangent theta cancel out, किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू आगे कितनी थी, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फ्रिक्शन एल लेंथ तक है और एम जी तो पूरे पाथ पे लगेगा जब तक बॉडी ऊपर से नीचे नहीं आती, फ्रिक्शन ओनली एल पाथ तक लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो तब तक की लेंगे जब तक वो फोर्स लग रही है, वो एल लेंथ पे लग रही है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स थी और एल इज द डिस्प्लेसमेंट, सिंपली ये हमारा के इज इक्वल टू जो है वो 3 आ गया, ये क्वेश्चन यही है, पूछे हुए हैं सर, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इससे मुश्किल मुश्किल तो हम कर कर आए हैं, इतनी सारी पुलिस लगा के, ये लगा के, वो लगा के, स्ट्रिंग लगा के, चलो पुलिस तो नहीं पूछी जाती है आजकल, काम आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर कर आए हैं, तो यू कैन डू इट इजीली, ये क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बहुत इजी, ऐसा कोई चीज नहीं जो हमने नहीं पढ़ रखी थी, वो बात अलग है मैंने एकदम शुरू कर दिया तो आपको लग रहा है कि सारे चैप्टर को रिवाइज करा रहे हो, अभी तो हमें यही वाला ही याद है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि इतना हमारे पास जो है वो एक वायर है, वायर ऐसे पैराबोलिक, ठीक है जी, पैराबोलिक वायर है, और पैराबोलिक वायर की इक्वेशन दे रखी है y और x के बीच में, y इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर, क्या एक बीड है जिसका मास m है, यहाँ एक बीड रखी जिसका मास क्या है, m है, वायर फ्रिक्शनलेस है, तो क्या होगा, बीड स्लिप करती हुई नीचे आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब वही चीजें पूछता है जैसे हम सिलेंडर एक बाउल के अंदर, याद कीजिए हेमिस्फेरिकल बाउल में हम किसी बॉक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक है, एक मास m वाला ऑब्जेक्ट रखते थे, वो स्लिप करता हुआ नीचे आता था और वो वहीं पे रहे, इसलिए हम बाउल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते थे, बिल्कुल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते थे, तो वो वहीं रह जाता था, वो नीचे नहीं आएगा, समझ में आ रही ना बात, अब वो नीचे नहीं आएगा बिकॉज फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, वही क्वेश्चन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस वायर को घुमाया गया है और यहाँ बीड रखी गई है, बस हेमिस्फीयर की जगह वायर आ गई और वो ऑब्जेक्ट की जगह ये छोटी सी बीड आ गई जो रखी जा रही है, और इसके दो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी, मतलब x की वैल्यू ए है जहां ये रखी जा रही है और y की वैल्यू वहां से बी है, तो ये दो कोऑर्डिनेट है साहब, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, फाइंड ओमेगा, वही पुरानी बात, फाइंड ओमेगा सो दैट इट डज नॉट स्लिप, सो दैट बीड स्लिप ना हो, बीड डू नॉट स्लिप ऑफ, बस क्या है, तो फिर तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, फोर्सेस बैलेंस करनी है, आपको करनी आती है, कर दे बैलेंस, क्या तुम करोगे ट्राई, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, मेरा मत देखना, अपना करना और फिर मैच करना, यू कैन डू इट, बहुत इजी है, बहुत सारे किए थे हमने, मैं भाई 2 आ जा एम जी और 2 आ जा एम आर ओमेगा स्क्वायर, पहले मैं सारी फोर्स दिखा दूँ,
दो फोर्स मेनली मुझे दिख रही है, एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, कोई मेरे से नहीं पूछे कि रेडियस क्या होगी, रेडियस आपको पता है, जितना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा यहाँ तक का वही सर्कुलर पाथ के भी फॉलो करेगी, है ना। उसी रेडियस का एक्स का डिस्टेंस कितना है, ए। तो द फॉर्मूला इज एम ए ओमेगा स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, ये लग रही है एम जी, ठीक है। एक लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन एम। तीन फोर्स मुझे लगती दिखाई दे रही है, तो लगभग तो आसान है, बैलेंस कर दो भाई, बैलेंस कर देते हैं। और ये बैलेंस करते हैं इधर, एम आर ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। दैट एंगल इज थीटा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। एंड दैट इज, समझ पा रहे हैं। और एम जी के भी दो कंपोनेंट कर देता हूँ, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा लगा दूँ। एम जी के भी दो कंपोनेंट, एम जी के दो कंपोनेंट सबको पता है कौन कौन से होते हैं। एम जी के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, एम जी, अरे एक किसमें, इनमें से किसी दो फोर्स के कंपोनेंट करने होते हैं, आपको मैंने बता रखा है। आपकी मर्जी, जिसकी मर्जी कर लो आप, कोई भी दो फोर्स के कंपोनेंट करके बैलेंस करो। तो मैं आपकी बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एम जी के दोनों करना चाह रहा हूँ। एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा, ठीक है। किन्हीं भी दो फोर्स के कंपोनेंट करो, बैलेंस करो। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल टू प्लेन कंपोनेंट की और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन की। तो जो फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू प्लेन थी, मैंने उसके कंपोनेंट नहीं किए। जो फोर्स जो है प्लेन के ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, मैंने उनके कंपोनेंट किए, एक पैरेलल टू प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे कि एमजी, प्लेन मेरा इंक्लाइंड था, एमजी के दो कंपोनेंट आ गए, पैरेलल टू प्लेन एमजी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एमजी कॉस थीटा। एम आर ओमेगा स्क्वायर मेरा जो था वो उसके दो कंपोनेंट किए गए, पैरेलल टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऊपर आया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, नीचे आया एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये देख रहे हैं दोनों फोर्स, एम जी कॉस थीटा और एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इन्हें कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन में पूछा होता नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आता, एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा, उसने ओमेगा पूछा है कि स्लिप ना करे। स्लिप स्लिप करने के लिए कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके जाना चाहती है, एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, कौन सी, एम जी साइन थीटा। मैं एन के कंपोनेंट कर सकता था, मना नहीं कर रहा हूं, पर एन के कंपोनेंट करने के बाद मुझे एन की वैल्यू लास्ट में पुट करनी पड़ती, फिर एक स्टेप बढ़ जाता है। एन की वैल्यू में क्या पुट करता है, एम जी कॉस थीटा, फिर निकालना तो आंसर एम जी के फॉर्म में था ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एम जी साइन थीटा जो है स्लिप करके ले जाने वाली फोर्स है, उसे कौन बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे जी, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर मतलब इसमें ए है, और साथ में क्या, कॉस थीटा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जी टेंजेंट थीटा बाय में ए। ए इज नॉट एक्सेलरेशन, ए इज द वैल्यू, जी टेंजेंट थीटा बाय में ए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आंसर आना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन सुने क्या है, ऑप्शन सुने तो है 2GC, मतलब हमारा सोल्यूशन तो आ गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है, 2GC/B, क्योंकि अभी तक ध्यान दो इक्वेशन ऑफ पैराबोला का कहीं भी यूज नहीं हुआ, अंडर रूट ऑफ 2GC/AB। और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है जी, हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपने को, 2 इंटू में √2GC। अब ये जो आपका आंसर आ रहा है इसको कहीं ना कहीं चेंज करो चार ऑप्शन के फॉर्मेट में। आपका जो आंसर आ रहा है बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। ये वही है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं इसको, थोड़ा दिमाग अगर हमारे में हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय आर जी ही है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। यहाँ अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, ये तो चलो मैंने समझाया तो भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय जी था, वी वॉज आर ओमेगा का स्क्वायर बाय जी। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस कितनी है, ए,
देखो डायरेक्ट तुम्हें पता ही होता है, यही फॉर्मूला होता है। रेडियस ए है, ए ओमेगा का स्क्वायर बाय में जी, यहाँ से ओमेगा निकालो वही आएगा ऊपर जो यहाँ था। ठीक है, फिर भी मैंने कॉम्पोनेंट करके दिखा दिया। पहली बात तो अगर पेपर कर रहे हो तो स्मार्ट तरीका अपनाए, ना करने पड़े तो ठीक है, कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे तो अच्छा रहता है, तो ये ऊपर नीचे चीज हो रही है तो ठीक हो जाती है। पर फॉर्मूला तो इसका वही है, 4 से 5 जगह फॉर्मूला बार बार आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ऑप्शन में टेंजेंट थीटा नहीं है। टेंजेंट थीटा अपना जो होता है वो होता है डी वाई बाय डी एक्स, सब जानते हैं इस बात को। डी वाई बाय डी एक्स यानी कि वाई जो गिवन है, जो कि एक्स का फंक्शन है, ऊपर दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। और ये दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वाई एक्स का फंक्शन दे दिया, टेंजेंट थीटा निकाल के पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। नहीं समझे बात को? समझ गए? अब समझे, अच्छा ये था। तो कितना दिया भाई, वाई वाई दिया था अपने को कितना, 4cx स्क्वायर, 4cx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4c बाहर चला गया, dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया 2x। और x की वैल्यू पुट करना ना भूलें, x की वैल्यू कितनी है, a, कितनी है a, तो 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू सी इंटू में a। बस उठा के ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बाकी तो कुछ था ही नहीं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी लगाना था बस आपने। बस एक स्टेप फालतू पड़ गया, टेंजेंट थीटा को डी वाई बाय डी एक्स लिखना पड़ गया, उसमें भी वाई एक्स का फंक्शन गिवन था। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने डेरिवेटिव की और एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है ना, ए, फिर डी, डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लो जी साहब, समझे बात को? क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पेपर देने जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। प्रिपरेशन तो होती है, प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। अपनी 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग बनाइए, 12th का पेपर, 12th में तो बहुत लो लेवल का पेपर आता है। ठीक है भाई, तो ये था। अब ये क्वेश्चन अभी तक आए हुए थे, आज वाला जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन भी कल तक आ जाएंगे, मैं आपको कल आज वाले पेपर के क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा जो टॉपिक चल रहा था टॉर्क वाला, वो हमने किया था, उसके क्वेश्चन तो मैं कराया ही नहीं किया, यही कराता रह गया। देख लेता हूँ अपना भी देखता हूँ। टॉर्क, टॉर्क के क्वेश्चन कराने हैं तो मैंने कराए नहीं है, कल वाले टेस्ट में देखते हैं क्या आएगा। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, टॉर्क का क्वेश्चन कर दें एक आधा, और हम लोग टॉर्क के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, टॉर्क बिल्कुल आ सकता है कल के टेस्ट में, यू हैव टू फाइंड व्हाट टॉर्क। चलिए करते हैं आगे। ठीक है, कल के टेस्ट में CUM आएगा, टॉर्क भी आ सकती नहीं, वो आएगा जो मैंने भी आपको CUM के क्वेश्चन कराए थे, मोमेंटम कंजर्व वाले और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व वाले क्वेश्चन कराए थे, वो आएंगे आपके। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना आएगा जी। ठीक है, टॉर्क के कुछ क्वेश्चन डाल देंगे वैसे कि जो आपने अभी तक किए हैं। टॉर्क एक वाइड टॉपिक है, टॉपिक सारे वाइड होते हैं, अपने 5-7 दिन तो लग ही जाते हैं अपने को किसी भी एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक को खत्म करने में। विद न्यूमेरिकल्स टॉर्क को खत्म करने में मुझे 10 दिन कम से कम लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें मुझे करानी है इसमें। तो शुरू कर देते हैं। कुछ तो पढ़ना ही था, एक आधा क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे आप टॉर्क का, मैं देखता हूँ।
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो हो ही गया था हमारा, घुमाने वाले राइट हैंड थंब रूल से टॉर्क इनवर्ड आएगा आउटवर्ड आएगा, वो हमने पढ़ लिया था। तो बताइए मुझे जरा, मान लीजिए मेरे पास, सपोज कीजिए फिर से ऐसे कुछ लेते हैं कि यहाँ मेरे पास जो है वो एक फोर्स लग रही है इधर 20 न्यूटन की, and that angle is 53 degree, and this length is 5 meter. Find the torque about point O. हाँ जी, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बताइए कितना होगा। You know very well टॉर्क का फॉर्मूला, हाँ जी, R परपेंडिकुलर इंटू F, या फिर क्या F इंटू R परपेंडिकुलर। आपने F और R जो लेने हैं वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल बनाए, 90। मतलब या तो F का कंपोनेंट करो R के परपेंडिकुलर, या R का कंपोनेंट करो F के परपेंडिकुलर, यही मतलब है ना। R परपेंडिकुलर का मतलब कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू F, और F परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ F परपेंडिकुलर टू R, है ना। तो यहाँ पे मैंने R परपेंडिकुलर दोनों लिख दिया था, मैंने सही कर दिया है। कंपोनेंट ऑफ F परपेंडिकुलर टू R, तो पहले बच्चे क्या होगा, फोर्स है 20 न्यूटन वाई एक्सिस पे लग रही है, तो मेरे को R कौन सा चाहिए, मेरे को R चाहिए एक्स एक्सिस वाला, जो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। R में क्या लूंगा भाई, ये 5 मीटर है, मैं इसका कंपोनेंट लूंगा, कौन सा कंपोनेंट लूंगा, मैं इसका वो कंपोनेंट लूंगा जो फोर्स के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स एक्सिस पे होगा। यानी कि मैं इस ट्रायंगल के अंदर अगर इस एंगल को 37 कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टोटल 90 है। तो मेरा ये कंपोनेंट जो कि बेस है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। I can say that 5 into 4/5, it means to say what, 4, आपको दिख नहीं रहा था 4 है, डायरेक्टली आप लिख सकते थे, पर फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आंसर इज व्हाट, 20 is the force along y axis and that is the r of x axis which is equal to 4. The answer is 80 न्यूटन मीटर। बताएं टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड या इनवर्ड, बताएं। r क्रॉस f की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड या इनवर्ड, इनटू द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन, बताएं जरा। हाँ जी, इनटू द प्लेन या आउटवर्ड, बताएं बताएं। वेरी गुड, इनवर्ड द प्लेन, सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइट हैंड थंब आपने लगा दिया है। तो देयर इज अ टॉर्क प्रोड्यूसिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, वी विल रिप्रेजेंट बाय क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको आता है लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और चीजें कराना चाहूंगा। ठीक है, मान लो मैं एक से ज्यादा फोर्स ले लेता हूँ, एक से ज्यादा फोर्स अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए एक से ज्यादा फोर्स, ये राइट हैंड थंब रूल से मैं सारा समझा चुका था। आप राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, आर से एफ की तरफ चाहिए, अपने फिंगर्स को पहले राइट हैंड की फिंगर्स को आर की तरफ लेके जाइए, ये है आपका आर, और वहां से एफ की तरफ मोड़ेंगे तो आपका थंब जो है वो इनवर्ड ही आएगा। आर से एफ की तरफ मोड़ेंगे, थंब इनवर्ड ही आएगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ के आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। ठीक है, अगर आप समझ के नहीं आते हैं, घर से पढ़ के नहीं आते हैं, तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो समझिए, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको ये राइट हैंड थंब रूल नहीं समझा सकता हूँ बेटा, कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको अभी ये, ऐसे हर क्लास में अपने से पूछेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। ठीक है, हाँ देखा आपने लेफ्ट हैंड लिया, अब इतने इंटेलिजेंट आप हो, मुझे तो पता नहीं था ना। कोई बात नहीं, देखो बच्चे, ये मैं एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगाऊंगा, 3, ये मेरा एक पॉइंट है, ये फोर्स लगाता हूँ मैं 10 न्यूटन की, ये फोर्स में लगाता हूँ 10 न्यूटन की। ठीक है, समय हो गया क्या, चलिए फिर कल पढ़ते हैं, मेरी क्लास है अभी। ठीक है, मुझे अभी क्लास लेनी है, थैंक यू बताने के लिए। 37 डिग्री का एंगल, 53 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे नेट टॉर्क आएगा तीनों फोर्सेस की वजह से। ठीक है, बता रहा मुझे कह रहा था क्लास में आंसर क्वेश्चन नहीं कराओ, थक जाता है। कोई बात नहीं, मैंने 3 फोर्स लगाई है, तीनों की वजह से नेट टॉर्क क्या आएगा, तीनों का अलग अलग टॉर्क निकालो, F1 F2 F3 का अलग अलग टॉर्क निकालो, फिर देखो तीनों टॉर्क की डायरेक्शन अगर सेम है तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे। अगर इनमें से 2 सेम है, एक अपोजिट है, तो एक को माइनस कर देंगे। ठीक है जी,
तो देखिएगा क्या डायरेक्शन के साथ क्या करना है इसमें। वैसे तो मुझे दिख रहा है तीनों क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं, तीनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तीनों टॉर्क सेम है मेरे ख्याल, तीनों टॉर्क आउटवर्ड है। आप भी निकाल के देखिएगा, आउटवर्ड राइट हैंड सम रूल, मैंने कहा राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ तीनों को ऐड कर दीजिएगा और मल्टीपल फोर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जेई के जो अभी तक पूछे गए हैं, सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो जेई में पूछे जा रहे हैं, ठीक है।